तमाम हमद है उस खालिके अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उसी के नाम से करता हूँ इब्तदाए कलाम, वो जिसके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में बिलखुसूस बात की जाएगी जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब के हवाले से जो नए इंकशाफात मंजर आम पे आए हैं, और ये इंकशाफात अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली राजा रियाज साहब ने किए हैं। उसके अलावा इस्तीफ़ों के मामले के ऊपर वफाकी हुकूमत की पॉलिसी क्या है, वफाकी हुकूमत सोच विचार क्या कर रही है। उसके बाद बात की जाएगी कि इस वक्त सूबाई हुकूमतों के पास मईशत को चलाने के लिए कौन सा तरीका मौजूद है। उसके बाद बात की जाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किरदार के ऊपर कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या कर रहा है और उसके बरक्स वफाकी हुकूमत क्या इकदाम उठा रही है। उसके बाद बात की जाएगी कि कुली तौर पर इंतखाबात किस सतह पर हो सकते हैं या किस मंतिक के तहत हो सकते हैं या कौन सी सूरत हाल को देखते हुए हो सकते हैं। उसके साथ साथ बात की जाएगी जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुमकिना इल्हाक की जो बातें गर्दिश कर रही हैं उसमें किस हद तक सदाकत है और जमात इस्लामी ने किस को दगा दिया है और किस तरीके से दिया है, इस पर बात करते हैं। तो बात का आगाज़ कर लेते हैं इस्तीफ़ों के हवाले से। माजी करीब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़िद थी कि हम कुली तौर पर इस्तीफ़े देंगे। फिर राजा परवेज़ अशरफ साहब बाकायदा तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसके अंदर वो बैठ के ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 21 के करीब अरकान कौमी असम्बली ऐसे हैं जो उनके साथ राबिते में हैं और उनके मुताबिक वो उनके इस्तीफ़े कबूल ना करें। इसलिए आईन और कानून की रोशनी में मैं तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जिन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं उनको फ़र्दन फ़र्दन बुलाऊँगा, उनसे दरियाफ्त करूँगा। अगर उन्होंने खुद ये कह दिया कि हम इस्तीफ़ा दे चुके हैं और दस्तखत भी हमारे मौजूद हैं तो इस यकीन दहानी के बाद मैं इस्तीफ़े कबूल करूंगा। बसूरत दीगर कुली तौर पर इस्तीफ़े कबूल नहीं किए जा सकते और आईन और कानून की रोशनी में ऐसी कोई नज़ीर भी नहीं मिलती। बात मान ली गई। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी किसी हद तक अपनी ज़िद को छोड़ दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सूरत हाल पर माइल हुई कि हम कौमी असम्बली में वापस जाएंगे, कुछ तरामीम जो करवानी है वो करवाएंगे और उसके साथ साथ तहरीक अदम एतमाद या एतमाद के वोट के हवाले से तगदो करेंगे और राजा रियाज साहब को अपोजिशन लीडर की नशिस्त से हटवाएंगे और उनकी जगह किसी और को अपोजिशन लीडर बनवाएंगे और उसके अलावा चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी को भी तब्दील कर दिया जाएगा जो अपोजिशन के पास नशिस्त मौजूद होती है। अब वफाकी हुकूमत ने यह मंजरनामा देखा तो झटपट राजा परवेज अशरफ साहब ने 35 इस्तीफे कबूल कर लिए, इलेक्शन कमीशन को भिजवाए और इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर उन्हें डी नोटिफाई कर दिया। फिर खबर यह मंजर आम पे आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब इन 35 हलकों से खुद इलेक्शन लड़ेंगे। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब आ गए और उनका यह कहना था कि हमारा कोई बंदा जो है वो मैदान में नहीं उतरेगा। उसके बाद फिर जब वफाकी हुकूमत को यह लगा कि 35 नशिस्तों पे तो ये आ जाएगा तो ये तो फिर से असेंबली में वापसी का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर आज एक नया मंजरनामा ये रचा है कि 35 मजीद अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। अब उसके बाद फिर पीटीआई के अरकान जो है ये स्पीकर चैम्बर में गए कि चलें स्पीकर से मुलाकात कर लेते हैं और स्पीकर को कहते हैं कि बकिया जो हमारे इस्तीफे हैं वो भी मंजूर कर लें। तो स्पीकर चैम्बर में मौजूद नहीं थे। अब ये बजाते खुद मिलने गए तो स्पीकर मौजूद नहीं थे। वफाकी हुकूमत शायद इस सोच विचार में है कि अपोजिशन लीडर राजा रियाज को ही रखा जाएगा और चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी भी अपोजिशन के बंदे को रखा जाएगा, ये नया टोला ना आ जाए। उनका यह मानना है कि अगर ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली से बाहर हो चुके हैं तो इन्हें कुली तौर पे असम्बलियों से बाहर होना चाहिए, ये उनका बयान है। आज अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली राजा रियाज साहब ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू की। मैंने उनसे ये सवाल किया, मैंने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और कुली तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब पर बहुत इल्ज़ामात लगा रहे हैं और दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब ने भी बाजवा साहब पे इल्ज़ामात लगाए हैं। तो बाजवा साहब का किरदार सियासत में क्या रहा? तो राजा रियाज अहमद साहब का यह कहना था कि बाजवा साहब हमें फ़ोन किया करते थे, कोई भी कानून साजी होना होती थी, कोई भी नया मरहला होना होता था तो हमें फ़ोन करके बाकायदा हिदायत दी जाती थी कि आप जाएंगे, आपने कौमी असम्बली में पहुंचना है, आपने फलां जगह पहुंचना है, आपने उस कानून साजी का हिस्सा बनना है, आपने इस आईनी तरीक़ाकार में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देना है। राजा रियाज साहब के बकौल जितने भी इस वक्त मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली में मौजूद हैं इनको फ़ोन जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब के जाते थे जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे। ये बात अगर राजा रियाज साहब की मान ली जाए, उनसे मैंने दूसरा सवाल ये किया कि क्या बाद में जब ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो उस वक्त कोई फ़ोन कॉल नहीं आई?
उस वक्त आप सिंध हाउस में जो गए तो ये किसी फोन कॉल के तनाजुर में गए, तो उस वक्त उनका ये कहना था कि उस वक्त हमें कोई फोन कॉल नहीं आई, उस वक्त वो बाकायदा तौर पे न्यूट्रल हो चुके थे, हमें कोई हिदायतनामा नहीं जारी हुआ, हम अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ नहीं दिया। अब राजा रियाज साहब के बकौल हमने पीटीआई का साथ क्यों छोड़ा? उनके मुताबिक पीटीआई का साथ इसलिए छोड़ा गया कि पंजाब के अंदर करप्शन जारी थी और पंजाब के अंदर बुज़दार साहब गोगी साहिबा से मिलकर करप्शन कर रहे थे। हमने बारहा इमरान खान साहब को यह बात पहुंचाई, लेकिन इमरान खान साहब ने हमारे बारे में यह हुक्मनामा जारी किया कि इन अशखास को इन पार्लिमानी पार्टीज की कमेटीज में ना बिठाया जाए, तो हमें वहां से पार्टी बदर कर दिया गया एक हिसाब का। तो इसलिए हमारा वो जो उनके साथ इख्तलाफ था वो बढ़ता चला गया और इसलिए हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुनहरिफ हो गए। जब मुल्की मुआशी सूरत हाल के ऊपर उनसे बात की तो उनका यह मानना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में मुल्की मुआशी सूरत हाल गंभीर हुई है। उन्होंने 25,000 अरब रुपए का कर्जा ले लिया जिसकी वजह से मुल्क इस नहज तक पहुंच चुका है। ये दुनिया की किसी नज़ीर में नहीं मिलता कि अपोजिशन लीडर जो है वो अपनी ही पार्टी को तनकीद का निशाना बनाता रहे, अपनी पार्टी का टिकट भी ना छोड़े, कौमी असम्बली के अंदर बैठा रहे और वफाकी हुकूमत के तमाम तर इकदामात की नफी ना करे बल्कि उनकी तायीद करता रहे। उनका यह भी मानना है कि मैं अगला इंतखाब 100% लड़ूंगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्त से नहीं लड़ूंगा, उनकी टिकट पर नहीं लड़ूंगा। यह भी पहला वाकया है, इसकी भी कोई नज़ीर नहीं मिलती कि एक पार्टी का आप रुकन हो और आप कौमी असम्बली के अंदर मौजूद हो और आप ये तो कह सकते हैं कि अगली बार मेरी सियासत का फैसला होगा कि मैंने इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना, लेकिन आप ये बबांगे दोहल कह रहे हैं कि मैं अगली बार इलेक्शन लड़ूंगा तो पीटीआई की टिकट पे नहीं लड़ूंगा, तो फिर आपको पीटीआई की टिकट छोड़ देनी चाहिए। ये तो मंजरनामा वो है जो बाजवा साहब के बारे में उन्होंने कयास आराइयां की हैं, जो बाजवा साहब के बारे में उन्होंने इंकिशाफात किए हैं। तो ये मानने के लायक बात नहीं आती कि एक वक्त में आपको फोन कॉल्स आते थे और जब पाकिस्तान का मंजरनामा तब्दील हो रहा था, हुकूमत तब्दील हो रही थी, उस वक्त आपको फोन कॉल्स नहीं आते रहे। उसके बाद बात कर लेते हैं निगरान वजीर आला के हवाले से। निगरान वजीर आला के हवाले से वफाकी हुकूमत ने एक प्लानिंग बनाई कि 2 नाम ऐसे दिए जाएं जिन 2 नामों पर मौजूदा हुकूमत या वजीर आला इत्तफाक ना कर सकें। इसलिए उन्होंने ऐसे 2 नाम दिए जो मौजूदा हुकूमत उस पर इत्तफाक नहीं करना चाहती थी। आहद चीमा साहब के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत उनके खिलाफ रही। मोहसिन नकवी साहब के बारे में माजी करीब के अंदर ये कुछ 4-5 दिन पहले ही जो परवेज़ इलाही साहब हैं उनके साहबजादे मुनस इलाही साहब ने एक ट्वीट किया और उनकी तस्वीर के ऊपर दायरा लगाते हुए ये कहा कि ये वो शख्स है जो कहता है कि मैं जरदारी का बेटा हूँ, चौधरियों का रिश्तेदार हूँ, नवाज शरीफ का दस्ते रास्त हूँ और पाकिस्तान के फैसले मैं करता हूँ। तो वो पहले ही ये बात कर चुके थे, तो इसलिए मुमकिन नहीं था कि पीटीआई या परवेज़ इलाही साहब पंजाब में निगरान वज़ीर आला के नाम पर उनके इत्तफाक कर सकें। इसलिए लिंगर ऑन करने की कोशिश की गई कि किसी तरीके से ये मामला इलेक्शन कमीशन तक जाए। इसीलिए पार्लिमानी कमेटी भी उस पर इत्तफाक ना कर सकी और अब वो इलेक्शन कमीशन में चला गया। अब पीटीआई को ये लगता है कि वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन पे असरअंदाज होगी और वो अपने मतलब का नाम जो है वो निगरान वज़ीर आला के तौर पे मुंतखब करवा पाएगी। उनका ये कहना है कि हम तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं और अपने तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन तक भी पहुंचा चुके हैं। अब ये इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है कि इलेक्शन कमीशन अपने दायरा कार के अंदर रहते हुए किस नाम का इंतखाब करता है। ये वफाकी हुकूमत की प्लानिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तनाजुर में ये है कि उन्होंने लिंगर ऑन करके इलेक्शन कमीशन तक बात पहुंचाई। अब उनको ये भी लगता है कि जो गवर्नर पंजाब है वो अभी तक ये ऐलान नहीं कर पा रहे कि कब तक इलेक्शन होंगे। ये उनका कहना बनता था, लेकिन वो भी आईनी तरीक़ाकार के अंदर रहते हुए ऐलान नहीं कर रहे, जिसके तनाजुर में उन्हें बदनीयती दिखाई दे रही है गवर्नर की भी और वफाकी हुकूमत की भी। अब पंजाब के मामले को ही लेके अगर खैबर पख्तूनख्वा का मामला देखा जाए तो वहां पर भी अभी तक इत्तफाक नहीं हो सका। वहां पर भी ऐसा ही दिखाई देता है कि मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा, पार्लिमानी कमेटी से फिर इलेक्शन कमीशन में जाएगा और इलेक्शन कमीशन नाम का ऐलान करेगा कि किस शख्स को निगरान वज़ीर आला के तौर पे मुंतखब किया गया है। अब ये इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसमें बड़ी परेशानी जो है वो आड़े आ रही है। सवाल ये बनता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर इतना ही बाइख्तियार है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ अराकीन को डी नोटिफाई किया था।
कौमी असम्बली के अराकीन को, जिन्होंने अपने गोशवारे जमा नहीं करवाए थे, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, PMLN के, जमीयत उलमा इस्लाम फे के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन भी थे कि उन्होंने अपने गोशवारे जमा नहीं करवाए, उनको डी नोटिफाई कर दिया। डी नोटिफाई करने का मतलब यह है कि वो असम्बली के किसी इजलास में शिरकत नहीं कर सकते। डी नोटिफाई करने का मतलब यह है कि वो किसी इजलास की सदारत नहीं कर सकते। अब नूर आलम खान जो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हैं, उन्हें डी नोटिफाई कर दिया गया। मैंने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली राजा रियाज साहब से पूछा कि ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स को डी नोटिफाई कर दिया हो, एक दिन पहले वो डी नोटिफाई हुआ है और अगले दिन वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के तौर पर इजलास की सदारत भी कर रहे हों। तो राजा रियाज साहब जो अपोजिशन लीडर हैं, जहनीत का अंदाजा लगाएं कि एक कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर जो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है, पाकिस्तान में हुकूमती इकदामात के मद्दे मुखालिफ उसे खड़ा होना होता है और उसे ये बताना होता है कि आप ये गलत कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन अगर डी नोटिफाई कर सकता है तो वो शख्स असम्बली में दाखिल नहीं हो सकता। हाँ, वो इजलास की सदारत जरूर कर सकता है। तो इजलास की सदारत क्या असम्बली दायरा कार के बाहर रह के है? क्या असम्बली की हुदूद से बाहर है? अगर बाहर है तो फिर ठीक है, लेकिन इजलास की सदारत वो किस तरीके से कर सकते हैं कि जब वो असम्बली के मेंबर ही ना रहे? तो असम्बली के मेंबर होने के तनाजुर में आपको चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाया गया, आपको इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई किया, उसके बाद आप नोटिफाई हुए हैं, आप इजलास की सदारत कर चुके, उसके बाद आपने गोशवारे जमा करवाए और आप नोटिफाई हो गए, तो तब आपने किस आईनी कानूनी हैसियत के अंदर इजलास की सदारत की? विफाकी हुकूमत को यह लगता है कि हम इक्तदार में हैं तो हम जो फैसले करेंगे वही फैसले मुल्क के अंदर बेहतरीन हो सकते हैं और वही फैसले हम अपने तनाजुर में करते हुए मुल्क को बेहतरी की जानिब गामजन कर सकते हैं। हमारे पास इख्तियार है, हमारे पास इक्तदार है, हम जो करना चाहें कर दें। अगर आज कहें कि दिन है तो अवाम को मानना चाहिए कि दिन है। अगर हम रात को कहें कि सूरज की किरणें बिखर रही हैं तो अवाम को मानना चाहिए। अगर हम दिन में कहें कि तारे दिखाई दे रहे हैं तो अवाम उसको मानेगी। यही सूरत हाल जो रशिया के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है तेल और गैस का, उसके अंदर भी देखने को मिली है। पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दबाव डाला था तो मौजूदा वफाकी हुकूमत ने हमारी ऑयल एंड रिफाइनरीज कंपनी से रब्ता किया कि क्या हमारे यहाँ रशिया के तेल को पाकिस्तान में रिफाइन करने की सलाहियत मौजूद है। तो उनकी जानिब से जवाब आया कि हाँ, 70% रिफाइनरीज जो हैं वहां पर सलाहियत मौजूद है। जब रशिया के साथ एग्रीमेंट नहीं हुआ तो हमारी वफाकी हुकूमत के बेशतर नुमाइंदगान ने अवाम को यह बताया कि हमारी रिफाइनरीज में सलाहियत ही नहीं है। यह बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बैनुल अक़वामी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए भी कही थी, जो मैंने अपने व्लॉग में बारहा कही कि उनका यह कहना था कि अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, सस्ता तेल और गैस तो मिल नहीं सकता क्योंकि पाकिस्तान की जो रिफाइनरीज कंपनीज हैं उनमें रशिया के तेल को रिफाइन करने की सलाहियत नहीं है। ये ऑन रिकॉर्ड बात है। आज के दिन जब ये मुआहिदा हो गया तो तब मुसद्दिक मलिक साहब जो हमारे वजीर ममलिकत हैं, उनका यह कहना था कि हम $18 पे प्रीमियम तेल लेने की बजाय हम सस्ते दामों क्रूड ऑयल क्यों नहीं लेते कि हम उन्हें पाकिस्तान में रिफाइन कर सकें और उससे सस्ता हम अवाम को मुहैया कर सकें। तो यहां पर आपके वो झूठ को भी बेनकाब करना बनता है कि एक तरफ आपके वजीर खारजा बयान बैनुल अक़वामी मीडिया को कुछ और दे रहे हैं और दूसरी तरफ वजीर ममलिकत अब जब मुआहिदा हो चुका है तो तब ये बता रहे हैं कि हाँ, हमारे पास सलाहियत मौजूद है। ये दोहरा मयार है वफाकी हुकूमत का। क्या इसी दोहरे मयार से आप पाकिस्तान को चलाना चाहते हैं? आपकी जो धागे की इंडस्ट्री है फैसलाबाद में सबसे बड़ी, वो 30% तक आ चुकी है, 70% बंद हो चुकी है। आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही है। आपकी कराची चेंबर के अंदर जो आज मीटिंग हुई है उसमें लोगों ने अपने कारोबार की चाबियां जो हैं वो गवर्नर बैंक को, स्टेट बैंक को दे दी हैं कि ये आप अपने पास रख लीजिए, हमने क्या करना है, हम तो मफलूकुल हाल हो चुके हैं। वहां पे लोगों की आंखों में से आंसू रवां थे कि हम अपना कारोबार किस तरीके से चला सकते हैं। ये आपने पाकिस्तान का पूरा मुआशी मंजरनामा बना दिया हुआ है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह लगता है कि अगर हमारे इस्तीफे कबूल हो रहे हैं तो ये इस्तीफे कबूल हो जाएंगे तो कुली तौर पर इंतखाबात हो सकते हैं। उसकी एक बुनियादी वजह है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, आईनो कानून के अंदर इसकी कोई पाबंदी नहीं है कि अगर एक सूबे के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं तो फिर बकिया सूबों के अंदर भी इलेक्शन होनी चाहिए, कोई नज़ीर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी भी कोई नज़ीर नहीं मिलती कि एक सूबे के अंदर इलेक्शन हो रहे हों और कुली तौर पर इलेक्शन ना हो रहे हों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ख्यालात हैं वो इसी वजह से हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर अगर इलेक्शन होते हैं और फिर वफाक के अंदर इलेक्शन होते हैं
तो तब वफाकी हुकूमत को कुली तौर पे माइल होना होगा। उसकी दो बड़ी वजूहत है। एक ये है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो इलेक्शन होंगे वो तो 5 साल के लिए होंगे, वो वफाकी हुकूमत किसी ना किसी तरीके से बेयर भी कर जाएगी। लेकिन आप जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अराकीन को डी नोटिफाई कर देंगे तो आपको करवाने पड़ेंगे ज़िमनी इंतखाबात। अब वो ज़िमनी इंतखाबात किसी एक सूबे में तो होने नहीं वाले, वो कुली तौर पे पाकिस्तान के होंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त प्लानिंग थी वो तो यही थी कि अगर ये डिनोटिफाई करेंगे कि कुली तौर पे इंतखाबात होंगे, अब उसमें खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब तमाम के अराकीन मौजूद हैं, तो क्या वफाकी हुकूमत जो है वो कौमी असम्बली की 50% तकरीबन नशस्तों पर जब इंतखाबात करवाएगी तो क्या सिर्फ 4 से 5 माह के लिए करवाएगी? वहां पे तो ज़िमनी इलेक्शन होंगे। 4 से 5 माह के लिए आपने 50% नशस्तों पे इलेक्शन करवाना है और फिर 4 से 5 माह बाद आपने उन्हीं नशस्तों पे दोबारा इलेक्शन भी करवाने हैं और दीगर जो 50% अराकीन है उनकी नशस्तों पे भी इलेक्शन करवाने हैं। तो ये वफाकी हुकूमत को सूट नहीं करता। एक तो अखलाकी तौर पर भी नहीं करता, क्योंकि वफाकी हुकूमत ये ढिंडोरा बार बार पीट रही थी कि नए इंतखाबात के हवाले से हमारा खजाना खाली पड़ा हुआ है, हम कैसे अखराजात करेंगे। जब वो ज़िमनी इंतखाबात पे माइल हो जाएंगे तो फिर उनका वो भी नैरेटिव वहां पे किल होता है कि आप जब कहते हैं कि हमारे अखराजात तो हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। बलूचिस्तान की सूरत हाल ये है कि बलूचिस्तान की हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि अगले माह सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह देने के लिए हमारे पास पैसा मौजूद नहीं है। यही सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा की है। तो फिर कैसे आप 4 माह के लिए ज़िमनी इंतखाबात करवाएंगे और फिर कुली तौर के ऊपर इंतखाबात की तरफ चले जाएंगे? इसलिए वफाकी हुकूमत को अखलाकी सतह के ऊपर कुली तौर पे इंतखाबात की तरफ जाना होगा। इसी वजह से मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो वतन वापस आ रही हैं। इसी वजह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वतन वापस आएंगे, क्योंकि उनको ये दिखाई देता है कि वतन वापसी ना होने की वजह से हमारी पार्टी जो है वो कुली तौर पे ख़त्म हो जाएगी। अब व्लॉग के आखिर पे बात करते हैं जमात इस्लामी के हवाले से। मैंने अपने कल के व्लॉग में ये तज़किरा किया था कि जमात इस्लामी कराची के इलेक्शन में सबसे इस वक्त मुश्किल में पड़ी हुई है, क्योंकि वो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देती है तो इंतज़ामी उमूर चलाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनसे ज़्यादा नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं और छोटी जमात से मिलकर वो मेयरशिप अगर हासिल करते हैं। दूसरी तरफ अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जाते हैं तो उन्हें पॉलिटिकल सेटबैक का सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से हमने ये देखा कि जब आप सईद गनी साहब के साथ खड़े होकर हाफिज नईमुर रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कुली तौर के ऊपर जमात इस्लामी के अगेंस्ट एक मुहिम चली है सोशल मीडिया के ऊपर कि जमात इस्लामी एक मुनाफिक जमात है। इन्होंने आखिरकार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने घुटने टेके हैं, सड़कों के ऊपर उनको गालियां देते रहे, उन पे इल्जामात लगाते रहे, उन्हीं के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के अंदर दरखास्तें दायर करते रहे और अब आके उनके साथ आपने हाथ मिला लिया है। अब आके आप मेयरशिप के लिए उनके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो चुके हैं और अब आके आपने यह भी कह दिया कि रीकाउंटिंग को रोक दिया जाए। रीकाउंटिंग के हवाले से जमात इस्लामी का मौक़िफ़ यह है, और मैंने भी उसी दिन ये बात की थी कि जब काउंटिंग खत्म हो चुकी थी तो उसके बाद ठप्पे लगाए जाते रहे। जमात इस्लामी कहती है कि रीकाउंटिंग आप करवाएंगे तो उसमें किसी ना किसी पार्टी के जरूर वोट ज्यादा निकलेंगे, वो वोट जो काउंटिंग के बाद धौंस और धांधली से ठप्पे लगाए गए। तो उन वोटों को अगर आपने निकालना है तो फिर उस पर तो सूरत हाल वही आएगी जो नतायज निकले हुए हैं। वो ये कहते हैं कि यहां पे रीपोलिंग करवाई जाए, रीपोलिंग हो तभी मंजरनामा वजह हो सकता है और शफाफ तरीके से रीपोलिंग करवाई जाए। अब वो मंजरनामा तो वजह होने से रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ बढ़ना है तो फिर 1200 अरब का जो पैकेज मिलेगा कराची को वो भी मिल जाएगा और किसी तरीके से डिलीवर कर पाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जाएंगे, किसी हद तक आपकी सियासी साख बच जाएगी। बेशक आपने उन्हीं के अगेंस्ट आपने अपनी पूरी कैंपेन चला रखी थी, साख बचेगी, लेकिन इंतजामी उमूर के ऊपर आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। सिंध हुकूमत जो है आपको बजट जारी नहीं करेगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब मेयर आपको मौजूद हो तो फिर सिंध हुकूमत बजट जारी क्यों नहीं करेगी। तो इसकी एक सादा सी मिसाल है, जब कराची के मेयर थे MKM के, तो उस वक्त वसीम अख्तर साहब को किस हद तक इख्तियारात दिए गए थे। वसीम अख्तर साहब रोज मीडिया के ऊपर आते थे, रोना पीटना दिखाते थे और बताते थे कि सिंध हुकूमत ने बजट जारी नहीं किया, सिंध हुकूमत हमारे साथ मुनाफिकत कर रही है, सिंध हुकूमत ये चाह रही है कि MKM कराची के अंदर डिलीवर न कर पाए, सिंध हुकूमत ये चाहती है कि MKM बाद में बरसर इक़्तिदार ना पाए, हम बरसर इक़्तिदार आए। तो इसलिए जमात इस्लामी को भी इसी तरह के हालात का सामना करना पड़ना था। इसलिए जमात इस्लामी ने पॉलिटिकल सेटबैक देखा है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रुजू करने का फैसला किया है। लेकिन इसका सेटबैक
जमात इस्लामी को आम इंतखाबात में भी देखने को मिलेगा, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी नशिस्त निकाल रही होगी, जमात इस्लामी भी वहां पे खड़ी होगी, वहां पे एज MKM या PTI को मिलेगा। तो जमात को जो फैसला करना है बड़ा सोच विचार के बाद करना है, बसूरत दीगर नुकसान उन्हें भी उठाना पड़ेगा। कुली तौर पर पाकिस्तान का हर फर्द वाहिद नुकसान तो उठा रहा है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।